बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं फ़राह और मैं हमजा। खुशामदीद कहेंगे आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और एक मैं अभी रिसर्च देख रही थी, हमजा के साथ भी शेयर कर रही थी। मैं उस रिसर्च से पहले, उसी रिसर्च से रिलेटेड आपसे सवाल पूछूंगा पहले, जो व्यूअर्स हैं, क्या आप मायूस हुए हैं कभी? फ़राह, आप कभी मायूस हुई हैं? बहुत ये मायूसी से रिलेटेड है जो दिमाग पे असर कर जाता है, मेंटल हेल्थ की। बहुत दफ़ा इंसान डिसअपॉइंट होता है, मायूस होता है, बददिल होता है, लेकिन वो कितनी देर रहता है इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। इसलिए कि अगर आपको ये हौसला और यकीन, हमारा जो फेथ है ना, मेरा ख्याल है बहुत अहम है हमजा। इसलिए कि हमें जब ये यकीन होता है ना कि एक मालिक है और वही मालिक कायनात है, उसी के हाथ में हमारा रिस्क है, जिंदगी मौत है, हर अंधेरी रात के बाद जो है उजाला है। एग्जैक्टली। और वो जो है वो कादिर है इस चीज़ पे कि वो किसी भी चीज़ को बदल दे, किसी भी ऐसी चीज़ के साथ जो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं है और वो हमारे इल्म से बाहर है, वो चीज़ें जो कि उसके इल्म में है। जब हमारा ये फेथ बड़ा यकीन होता है तो मेरा ख्याल है फिर हमें हिम्मत मिल जाती है बहुत सारी मुश्किलात से लड़ने की, गुजारने का जो है ना एक जरिया मिल जाता है, एक वजह मिल जाती है कि अच्छा कुछ नहीं, बुरा वक्त है, अच्छा वक्त भी आएगा, ये रात टल जाएगी भाई। हाँ, जो रिसर्च है ना वो ये कह रही है, जापान की रिसर्च है, और वहाँ पर चूँकि ना आपने देखा है बहुत हर बंदा बहुत ज़्यादा काम करने का उसमें होता है। ख़वातीन में वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन पाया गया है और ये पेंडेमिक के दिनों में हमजा पाया गया है। सो मैं ये सोच रही थी कि ये सिर्फ वहाँ पे तो नहीं है, हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों में हुआ होगा। एक और रिसर्च जो है उसने ये इंडिकेट किया कि यंग जो लोग हैं ना, जैसे हमने देखा बच्चे जिनके एग्जाम होने हैं और वो पेपर नहीं दे पा रहे, अभी करियर बन रहे हैं, वो बहुत डिप्रेस हुए हैं कोविड से, इसलिए कि उन्हें समझ नहीं आ रहा, ये एक नई चीज़ है, पूरी दुनिया को समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा, कैसे होगा। तो परेशानी मेरा ख्याल है अपने ऊपर हावी नहीं कर लेना चाहिए। परेशानी का आना एक आम सी बात है, उसका शिकार हो जाना जो है ये एक मुश्किल बात है। और मुझे हज़रत अली करमुल्लाह वजह का वो कॉल भी याद आ गया कि मुसीबत में घबराना असल मुसीबत है। हाँ। मुसीबत ये नहीं है कि कोई मुसीबत आ गई है, मुसीबत ये है कि आप उस मुसीबत में घबरा गए, परेशान हो गए, आप उसका सामना नहीं कर सके। अब ये जापान से रिलेटेड है तो जापान की हम बात करें, उसमें वैसे ही खुदकुशी का रेट इतना ज्यादा है जो कि पेंडेमिक के दौरान पता लगा बढ़ गया, सबसे ज्यादा हो गया, मजीद बढ़ गया, वो मजीद जो है एक्सेलरेट हो गया। तो ये मामला है हमारे पास, हमें पता है भाई मायूसी जो है वो तो गुनाह है, कुफ्र है, तो हमें मायूस नहीं होना। हालात अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव हो और पॉजिटिव होके अपने दिन का आगाज किया करें और खुशी खुशी अपना दिन गुजारा करें और लोगों के लिए भी खुशियां बांटा करें। Exactly. एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा, ये मामला आजकल हुकूमत के साथ चल रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चल रहा है और हर तरफ से आवाजें आ रही हैं अपनी लोगों की। हाँ, लेकिन ये मामला जो है बहुत पहले बहुत सारे लोग इसके बारे में बातचीत कर रहे थे, प्रीएम्प्ट कर रहे थे कि ये सब कुछ जो है ये ऐसे होगा, लेकिन इसको डिनाई किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि नहीं सब अच्छा है, कोई इख्तलाफात नहीं, कोई दरारें नहीं है। कौन मानता है? कोई आज तक माना कि हाँ जी हमारे अंदर इख्तलाफ है? आज तक कोई बंदा नहीं माना। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है हमजा कि कन्फेशन जो है ना, किसी भी चीज़ का एतराफ़, वो उसकी इस्लाह की तरफ पहला कदम होता है। जब हम किसी भी गलती का एतराफ़ करते हैं कि हाँ ये गलती है, तो इसका मतलब है कि अब उसकी इस्लाह की तरफ हम चल पड़े। एनीवे, हम ज़िमनी इंतखाबात की तरफ ही वापस चलते हैं, जहाँ होम ग्राउंड पर नून लीग से गैर मुतवक्को तौर पर शिकस्त पीटीआई को एक बड़ा धचका साबित हुई है, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात की अफवाहें जो है और जोर पकड़ गई हैं। अपनी जीती हुई नशिस्त हाथ से गई है और वज़ीर आज़म इमरान खान भी पेशावर पहुँच गए, जहाँ उन्होंने गवर्नर, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत सूबाई काबीना के अरकान से मुलाकात की, जिसमें सेनेट इंतखाबात और नौशहरा ज़िमनी इंतखाबात पर बात की गई। लेकिन एक अहम बात फिर भी सामने आ गई। हाँ जी, वो ये है कि जी के वज़ीर आज़म से मुलाकात में 14 अरकान कौमी असम्बली और 6 अरकान सूबाई असम्बली गैर हाजिर रहे, जिसके बाद जो है ये सब जो है बहुत ज़्यादा परेशान हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और अपोजिशन बहुत ज़्यादा खुश हुई है खबर सुनने के बाद। गैर हाजिर अरकान मुख्तलिफ वजूहात और मसरूफियात के बायस शरीक नहीं हुए, जबकि सूबाई वज़ीर जो हैं शौकत यूसुफज़ई वो कहते हैं कि मुलाकात से गैर हाजिर रहने का जो है गलत तासुर दिया जा रहा है, इस गलत फहमी को ख़त्म करना चाहिए और ख़त्म करना भी पड़ेगा। अब जैसे कि उन्होंने नाम लिए कि मुराद सईद साहब उधर से मौजूद थे, वो नहीं आ सके, तो अब उनके ऊपर शक नहीं करना चाहिए, अली मोहम्मद खान साहब के ऊपर शक नहीं करना चाहिए, उन्होंने कुछ ऐसे नाम सामने लाए। बिल्कुल सही, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कुछ जो नहीं आए उन्होंने पहले ही बता दिया था, उन्होंने अपनी कोई ना कोई मसरूफियत जो है वो बता दी थी वज़ीर आज़म को, जिसकी वजह से वो इस इम्पॉर्टेंट मीटिंग में शरीक नहीं हो सके। लेकिन क्या सिर्फ ऐसा ही है और क्या सब अच्छा है?
और क्या 3 मार्च जो है वो सेनेट इंतखाबात वो भी इतने ही आसान साबित होंगे और सब अच्छा रहेगा? चले, मैं इसके आका आपको जवाब दे देता हूँ। वैसे तो हम पूछेंगे, मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी, लेकिन मेरी राय में ना इतना अच्छा नहीं है। कल अटॉर्नी जनरल साहब ने भी जो है जिस तरीके की बात की है, मज़हर साहब से जानते हैं। मज़हर साहब हमें जो है ना बताएंगे इसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम मज़हर साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं सर? किस तरफ मामला चल पड़े हैं? आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, बलूचिस्तान से भी आवाज़, सिंध से भी आवाज़ पड़ रही है। हालात इतने कुछ साजगार नहीं लग रहे हुकूमत के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जब भी इलेक्शंस होते हैं इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, इख्तिलाफ राय भी सामने आता है। पीटीआई थोड़ी सी मुख्तलिफ जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकाबले में, जहां इख्तिलाफ राय कुछ ज़्यादा ही खुलकर सामने आ जाता है। और उसकी हमने निशानियाँ पंजाब के अंदर भी देखी हैं, हमने नौशेरा में भी देखी हैं, हमने बलूचिस्तान में भी देखी हैं और हमने सिंध में भी देखी हैं। और ये शायद इख्तिलाफ राय, अब वैसे तो बहुत अच्छी बात होती है पार्टी के अंदर इख्तिलाफ राय, लेकिन जब बहुत खुलकर सामने आ जाए और बाकायदा डायरेक्ट पार्टी लीडरशिप के ऊपर सवालात उठने लगे तो इससे पार्टी को तशवीश होनी चाहिए। और इसकी बड़ी बुनियादी वजह यह है कि चूँकि पार्टी के अंदर उस तरह की डिबेट का कल्चर, शायद मैं गलत हूँ लेकिन मुझे नहीं पाया जाता, और ग्रुप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है अपने एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह हमें नौशेरा में नज़र आया कि एक तरफ चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने फौरी तौर पे परवेज़ खटक साहब के भाई को जो है वजारत से हटा दिया, उन पे इल्ज़ाम लग गया कि उन्होंने PMLN के उम्मीदवार को सपोर्ट किए। परवेज़ खटक साहब जो वफाकी वज़ीर हैं वो पहुँचे, उन्होंने इस सारी चीज़ की तरदीद की, उन्होंने PMLN के ऊपर लगा दिया। अब जिस तरह यार मोहम्मद रिंद वाली बात कह रहे हैं, बलूचिस्तान में वो पार्लिमानी बोर्ड के लीडर हैं, उन्होंने कहा जी पार्लिमानी बोर्ड में तो बलूचिस्तान की नुमाइंदगी ही नहीं है। और साथ में इससे पहले जो अब्दुल कादिर साहब को टिकट दिया गया था उस पर तनाज़ा खड़ा हुआ। सिंध के अंदर जो है वो सैफुल्लाह बड़ो साहब जो कि अब जो है ट्राइब्यूनल ने उनको नाअहल करार दे दिया है, उनके हवाले से बहुत से सवालात हैं कि अब कौन से लोग अब सामने आएंगे, फिर किसको टिकट दिया जाएगा। फैसल बाउडा पे सवाल उठा कि जी उनको ऑलरेडी कौमी असम्बली के, तो PTI इस सेनेट के पूरे इलेक्शन में जो सबसे ज़्यादा इख्तिलाफ राय नज़र आया और बहुत खुलकर इख्तिलाफ राय नज़र आया, और शायद इख्तिलाफ राय से थोड़ी बात आगे चली गई है, वो PTI के अंदर है। और यही चीज़ जो है बाइस तशवीश है इमरान खान के लिए, और वो समझ में आने वाली बात है। बिल्कुल सही। दूसरा जो सबसे अहम इलेक्शन होने जा रहा है, जो अब्दुल हफीज़ शेख साहब और साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के दरमियान इस्लामाबाद की सीट पर है, वो बहुत ही टची है। क्योंकि आप देखें कि कुछ MNAs ने बड़े खुलकर PTI के MNAs ने कहा है कि वो हफीज़ शेख को वोट नहीं देंगे जी। और कुछ लोगों ने खामोश तरीके से ये बातें की हैं। अब जब इमरान खान ने हफीज़ शेख साहब को नॉमिनेट किया था तो उन्हें इस बात को सोचना चाहिए था कि हफीज़ शेख साहब के लिए पार्टी के अंदर क्या जज्बात पाए जाते हैं। ये गालिबन यही चीज़ है जिसने इस पूरे इलेक्शन को बहुत ज़्यादा टेंस कर दिया है। ठीक है, बिल्कुल सही। अरे सर ये भी बताइएगा, अभी जैसे आपने खुद मेंशन किया बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं उनकी तरफ से तनकीद सामने आ रही है, जैसे लियाकत जतोई साहब, ये वो लोग हैं जो इलेक्टेबल्स कहते हैं, जो शामिल हुए तहरीक इंसाफ में जब उन्होंने देखा कि इसकी अवामी मकबूलियत और इलेक्शंस उसके बाद तहरीक इंसाफ जो है वो जीत पाई। ऐसे मौके में जबकि इलेक्शंस नज़दीक हैं और ज़िमनी इंतखाबात हैं, फिर सेनेट के इंतखाबात हैं, इनकी तरफ से मुख्तलिफ एतराज़ात का सामने आना, इख्तलाफात का सामने आना, ये क्या हवाओं की तब्दीली की अलामत समझा जा सकता है? और ये कितना सीरियस चैलेंज है जिसका सामना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? नहीं, ये कहना तो मेरा ख्याल है कबल वक्त होगा कि हवाओं की तब्दीलियों के कुछ और इशारे होते हैं जब पार्टी के अंदर से लोग जाने शुरू करते हैं, जो इलेक्टेबल्स होते हैं वो जाने शुरू। अभी लियाकत जतोई साहब की फ्रस्ट्रेशन जो है वो समझ में आने वाली बात है कि वो शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सेनेट की सीट के मामले में जो है उनसे मशावरती की, ज़ाहिर साबिक़ वज़ीर आला वो रहे हैं, इसलिए वो ये एक्सपेक्ट करते थे कि शायद उनसे वज़ीर आज़म मशावरत करें। लेकिन वज़ीर आज़म का अपना एक अंदाज़ है और वो अंदाज़ तब्दील हुआ जब इलेक्शन टेंस हुए हैं, जब उन्होंने बहुत से MPs MNA से मुलाकात की जिनसे वो महीनों नहीं मिलते थे।
तो ये चीज़ बताते खुद अगर एक पार्टी में एक नॉर्मल तरीके से चीज़ें आगे बढ़ें तो कभी भी नहीं होता, और बराह रास्त जब चीज़ों में जो है वो इंटरफेरेंस होती है उस वक्त ये चीज़ें ज़्यादा कशीदा हो जाती हैं, और यही प्रॉब्लम्स हुई हैं। अब देखिए जो इत्तेहादी हैं इस वक्त PMLQ है, उनसे मामलात वज़ीर आज़म के कुछ 1.5 साल से बिल्कुल एक कशीदा थे। हाँ जी। लेकिन सेनेट के इलेक्शन में उनको अंदाज़ा हुआ कि PMLQ के बगैर चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। जो बुनियादी गलती पंजाब में वो कर बैठे हैं, जिसका वो मुसलसल दिफा करते हैं, वो वज़ीर आला पंजाब की सिलेक्शन है, जिस पे उनके पार्टी के अंदर भी इख्तलाफ पाया जाता है और इत्तेहादियों में भी रिजर्वेशंस हैं। खुद इमरान खान को फिर जाना पड़ा, चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत मालूम करने जाना पड़ा, चौधरी परवेज़ इलाही से उनकी 2-3 मुलाकातें हो चुकी हैं, तो उन्हें वो ज़रूरत महसूस हुई कि मुस्लिम लीग काफ के बगैर। इसी तरीके से कराची में उनको MQM पाकिस्तान के पास जाना पड़ा। अब यहाँ सिंध में भी ये प्रॉब्लम ये हो रही है कि उन्हें खदशा अब भी है PTI को कि हो सकता है कि उनके 2-3 MPs जो हैं वो टूट जाएँ। ये भी खदशा है कि MQM पाकिस्तान के 2-3 MPs जो है इधर से उधर हो जाएं, GDA के लोग इधर से उधर हो जाएं। ये जो सारे खदशात हैं इनको जमा करके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अच्छा। कि जी इसको ज़रा ओपन किया जाए। हालांकि ये काम अगर 2018 में वो कर लेते तो शायद इत्तेफाक राय से कुछ चीज़ें हो जाती। सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक हुई, 65 लोग उनके खिलाफ थे और अब वो चेयरमैन सेनेट हैं। तो हमारे यहाँ जो सियासी अखलाकियात के मामलात हैं वो भी हमें उस वक्त याद आते हैं जब मेरे ऊपर पड़ती है। बिल्कुल ऐसी है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मज़हर साहब ये बताइएगा, सादिक संजरानी साहब के हवाले से भी यार मोहम्मद अरिन साहब ने बहुत ज़्यादा जो है बात की है। उन्होंने कहा है कि वो कौन होते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसले करने वाले, और उनके किरदार को बलूचिस्तान में अच्छा नहीं समझा जा रहा। ये एक खासा जो है बड़ा उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाने के मुतरादिफ है। दूसरी तरफ क्या हुकूमत को कुछ वक्त दरकार है कि अपने लोगों को मना लिया जाए? अटॉर्नी जनरल कल कहते हैं कि अगर आज तक यानी बुध तक फैसला ना आया तो इलेक्शन ही नहीं वक्त पर हो सकेगा शायद। देखिए ये तो उन्होंने बहुत मेरा ख्याल है गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है अटॉर्नी जनरल ने, इसलिए कि आपने इलेक्शन तो कराना, इलेक्शन शेड्यूल तो अनाउंस हो गया है, नॉमिनेशन हो गई हैं, 2-3 लोग अनअपोज आ चुके हैं। ऐसे में आप इलेक्शन रोक कैसे सकते हैं? ये तो हो सकता है कि इलेक्शन होता रहे, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग चलती रहे। हमारे यहाँ ऐसा होता रहा है कि हमारे यहाँ जब हुकूमतें बरतरफ कर दी गई हैं उसके बाद अदालतों के फैसले आए हैं कि जी वो बरतरफ गलत किया गया था, लेकिन चूंकि अब इलेक्शंस की तारीख का ऐलान हो गया लिहाजा चीज़ों को आगे बढ़ने देना चाहिए। लेकिन इलेक्शन का मुलतवी करना, जिस तरह की एक तरीके से उन्होंने वार्न किया है कि इलेक्शन नहीं होंगी, ये मेरा ख्याल है अटॉर्नी जनरल का इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ जल्दबाजी में तो फैसला नहीं करेगी, उसे बहुत से सवालात देखने होंगे। आईनी जो है इशू सामने है, उसको क्या अमेंडमेंट हो सकती है, नहीं हो सकती, ऑर्डिनेंस जो है वो वापस किया जा सकता है, नहीं किया, ये सारी बातें हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इन हेस्ट जो है वो फैसला नहीं दे सकती। ऐन मुमकिन है कि अटॉर्नी जनरल साहब इस तरफ इशारा कर रहे हो कि कोई अबूरी हुक्म जारी हो जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा तब्दीली इलेक्शन के प्रोसीजर में आने जा रही है। अब कोई बात हतमी तौर पर नहीं कह सकते हैं, लेकिन अंदाज़ा इसी चीज़ का किया जा सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें एक चीज़ की तरफ निशानदेही करती हैं कि अगर कोई पैनिक में है तो वो गवर्नमेंट लग रही है पैनिक में। बिल्कुल ठीक है, अगर कोई पैनिक में है तो वो गवर्नमेंट लग रही है। मज़हर अब्बास साहब बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान बात कर रहे थे और इख्तलाफात जो हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं। आप देखें 2 भाई लड़ रहे हैं, परवेज़ खटक साहब लड़ रहे हैं और उनके भाई जो हैं वो फिर इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज हुए। सिंध में, बलूचिस्तान में पता नहीं चैलेंज होता ही दरअसल हुकूमत को है, जिसकी कुर्सी होती है उसी को बचाना होता है। ऑपोजिशन के लिए कभी भी चैलेंज नहीं होता। हम ऑपोजिशन जो है उसका कोई स्टेक नहीं होता। ऑपोजिशन जो है वो बड़ी ओपनली हर बात पे खेलती भी है और खेल भी रही है। और पीडीएम को बहुत लाइट लिया दरअसल गवर्नमेंट ने। नहीं, पीडीएम का क्या, वो तो अपने लोग ही, जैसे वज़ीर आज़म साहब कहते थे ना कि हमें तो अपने लोगों से खतरा है और वो अपने मतलब खुद से ही हमें है कोई पीटीआई को। और अगर आप देखें फरा, ये जो नाराज अरकान होते हैं ना, बड़े समझदार होते हैं। अदम एतमाद की बात की थी ना जरदारी साहब ने, वो बड़े मामला फहम है, उन्होंने ऐसे ही नहीं की थी। उन्होंने इन हाउस तब्दीली की बात की थी, अभी खामखा ही नहीं कर दी थी। चलिए, ये गिलानी साहब का जो इलेक्शन है ना, ये क्लियर कर देगा। खैर आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा ही अहम मामला है
सोशल मीडिया का ये मामला है, हम सब सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और अब तो हम ये कहें कि हमें उसकी लत पड़ गई है तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है और हम जो सोशल मीडिया पर आ रहा होता है उसको सच समझ लेते हैं, ये खतरनाक बात। अब अगेन रेफर करेंगे हम अपने मजहब को तो वहाँ पे हमें क्लियर गाइडेंस मिलती है कि जब कोई खबर मिले तो तहकीक कर लिया करो कि वो जो खबर लाने वाला है वो उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। और हमें मतलब वही हजरत अली करमुल्लाह वजह का कॉल है कि कोई बोले कोई बात करे तो ये देखो कौन कह रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी न्यूज़ में, खास तौर पे कि उसका सोर्स आप वेरीफाई करें, उसकी ऑथेंटिसिटी आप वेरीफाई करें। लेकिन सोशल मीडिया पे तो ये ट्रेंड ही नहीं है, बिल्कुल वहाँ पर तो एक खबर आती है और फिर वो जिसे कहते हैं ना कि एक चाइना विस्पर की तरह फिर इधर से उधर ट्रेंड बन जाता है, फैलती चली जाती है जंगल की आग। सब समझते हैं कि ये सच है। अगर हम मौजूदा दौर में सोशल मीडिया की बात करें तो लोगों तक रसाई तो है, आसान तरीके से मालूमात भी पहुंच जाती है, लेकिन बात यह है कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए फैलने वाली जो गलत खबरें हैं और अफवाहें हैं वो मुआशरे में तशद्दुद, फ़िरका परस्ती और ख़ास तौर पर सियासी तौर पर देख लिया जाए तो एक दूसरे को लोग वहाँ पर काटने को पड़ते हैं, लड़ाई करते हैं और बहुत जो समझदार आदमी होता है वो ब्लॉक कर देता है, वरना बाकी तो एक दूसरे को गालियाँ निकालने तक आ जाते हैं। इससे जो सियासी मामलात में होती है मामलात, जो हमारा मुआशरती एक माहौल है वो इतना ख़राब हो चला है कि हम एक दूसरे के लिए अदम बर्दाश्त मुसलसल हम किसी के बारे में जजमेंट पास करना कि ये इस तरह से है और ये इस तरह से नहीं, और अपनी बात को हतमी और फाइनल समझना और दूसरी की बात जो है उसको गैर अहम और कतई तौर पर उसे समझना कि वो तो इस काबिल ही नहीं है कि उसको ऊपर गौर किया जाए। ये वो रवैये हैं जो कि फिर जन्म लेते हैं एक ऐसे, जब इस तरह के प्लेटफॉर्म पे हम एक्सचेंज करते हैं अपने व्यूज़। ये सिर्फ हमारी राय तो नहीं है, ये हम आपके साथ एक रिसर्च शेयर कर रहे हैं और यही हम आपसे वेरीफाई भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने इस पर कॉमेंट भी किया। तो सुनते हैं कि जो लोग सोशल मीडिया आजकल यूज़ कर रहे हैं उनका क्या कहना है। एज अ यूथ मुझे तो बंदा सोशल मीडिया यूज़ करना, शायद ये बहुत ज़्यादा चीज़ों से हट के आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी पहुंचा देता होता है। सोशल मीडिया बेसिकली जो है एक हिसाब से हमारे पास इन्फॉर्मेशन भी देता है, लेकिन एक हिसाब से डिसइन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे आपको सबको बोलने का हक होता है और वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो हम जहर उगलना चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल जाता है वहाँ पर। हर चीज़ की अपनी कम्युनिटी है, कुछ कम्युनिटी में अफवाह है सिर्फ और कई कम्युनिटी आपकी बिल्कुल काम आ जाती है। सोशल मीडिया बेशक इंफॉर्मेशन प्रोपेगेशन का ज़रिया है, बशर्ते ये कि वो इंफॉर्मेशन जो है ऑथेंटिक हो, वेरीफाइबल हो, ठीक है, और उसको तस्दीक के बाद फैलाया जाए। इंसान को इतनी समझ तो होनी चाहिए कि वो उस पर अमल करे कि हाँ भाई ये जो आगे वाला बंदा जो कुछ बता रहा है वो सही भी है कि गलत है। अफवाहें आजकल सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं, लेकिन ये कि हमें इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये जो सोशल मीडिया हमारे लिए इंफॉर्मेशन का ज़रिया है। ज़्यादातर जो है ना इस पे जो है ना अफवाह का वो होता है। सोशल मीडिया जो है वो एक बहुत आसान ज़रिया है लोगों तक पैगाम पहुँचाने का, और आजकल जो है इस पर मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जिस मेरे मुताबिक तो इन प्रोपेगेंडा का ज़्यादा तरीका है, क्योंकि हमारी आवाम उसे इन्फॉर्मेशन के तौर पे कम यूज़ करती है और उसे दूसरों के मिसबिहेव करने के लिए, उनके डिग्रेड करने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती है। यूज़ पे डिपेंड है, जो सही से यूज़ करें उनके लिए खबरें अच्छी है, और रूमर्स के लिए तो ज़्यादातर लोग गलत अफवाहें यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया जो है ना ज़्यादा अब छलांग लगाता है, जो थोड़ी कम बात होती है उसको ज़्यादा फैला देता है। लोगों की राय आपने सुनी है। वैसे आपने एक बात नोट की, सोशल मीडिया और मीडिया का असर किस दर्जे होता है कि हमारे यहाँ पे गलत को गलत कहा जाता है, सरहद पार गलत को गलत कहा जाता है। तो हम चूंकि वो मीडिया ज़्यादा देखते हैं और उन चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं तो हमारी प्रोनाउंसिएशन, हमारे लफ्ज़, हमारी वो चीज़ें गाफ में तब्दील हो जाते हैं। अच्छा, हमारे साथ उसामा खिलजी मौजूद है, सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। उसामा की जानिब जाने से पहले फ़रा, ये जो हम जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं उसके मुताबिक रिपब्लिकन्स की जो बड़ी तादाद है वो जब डोनाल्ड ट्रंप सदर थे तो उनकी बात का यकीन नहीं करते थे और सोशल मीडिया पे जो वो चीज़ शेयर करते थे उसको सच नहीं मान रहे होते थे। तो बात करते हैं जी उसामा। अस्सलाम वालेकुम। उसामा बताएं ये क्या मामला है, सोशल मीडिया पर खबर आती है, झूठी खबर हम देखते हैं ज़्यादा वायरल हो जाती है, इसकी वजह क्या है? जी बिल्कुल, ये मेरे ख्याल से एक जो साइकोलॉजी में इसको कहते हैं कॉन्फर्मेशन बायस, इसका मतलब है कि खबरें जो आपकी जो बिलीव्स होती हैं, जिन चीज़ों में आप ज़्यादा जो है स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, मानते हैं, जब आप उसके साथ कोई एग्रीमेंट में न्यूज़ देखते हैं तो आप कहते हैं ये तो ज़रूर सच होगा, ये तो ऐसे ही है, मेरा भी ये ख्याल है, आप ये आगे शेयर कर देते हैं। और अक्सर जो प्रोपेगेंडा करते हैं और जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाने की कोशिश करते हैं वो इंसानी साइकोलॉजी का जो एक पहलू है उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठाते हैं। तो इसमें यही है कि हमें ये रियलाइज़
करना चाहिए कि सोशल मीडिया पे जिस तरह बहुत सारे लोगों ने जिनको आपने इंटरव्यू किया उन्होंने बहुत अच्छी तरह बोला कि हमें देखना चाहिए और वेरीफाई करना चाहिए हर खबर को। ये ना कि अच्छा ये मेरा अच्छा दोस्त है इसने मुझे मैसेज भेजा है तो ये ज़रूर सच होगा, ये जो है बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए और हमें अपनी सोच इस्तेमाल करके और दूसरा इंटरनेट का फ़ायदा उठाते हुए वेरीफाई ज़रूर करना चाहिए हर खबर को। बिल्कुल सही, लेकिन उसामा साहब ये रवैया सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं, तो पूरी दुनिया में इसी तरह से है कि लोग सबसे पहले वो जैसे होता है कि मैं सबसे पहले एक चीज़ शेयर कर लूँ, मैं कहीं इस दौड़ में पीछे न रह जाऊँ, मैंने सबसे पहले ये न्यूज़ जो है ब्रेक की है। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे इस रेस में हारने और जीतने का जो एक मामला है। दूसरा फिर फ़ैन फॉलोइंग या लोगों को अपने साथ इंगेज रखना या उनमें क्रेडिबल रहना या उनमें मोतबर रहने की जो ख्वाहिश है, ये भी एक दूसरा बहुत अहम है जो कि इस ट्रेंड का वजह बनता है। मुझे बताइएगा कि कैसे हम चेक रख सकते हैं कि जो हमें इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है वो सही है, सच है, और कैसे हम ये चेक कर सकते हैं कि हमें जो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है वो सही है, फैक्चुअल है। बिल्कुल, इसमें 5 स्टेप्स हम रेकमेंड करते हैं। सबसे पहले तो आप देखें कि वेबसाइट जो है ठीक है या नहीं, ये किसने लिखा है, किसकी खबर है, और उसका URL भी चेक करें। अगर मैसेज है तो देखें कि कौन मैसेज भेज रहा है। कोई फालतू किस्म का ये नॉर्मल किसी ने लिखा हुआ है, उसमें कोई मिस्टेक्स हैं, उससे आपको अक्सर पता चल जाता है। दूसरा ये कि आप जो खबर है, कोई वेबसाइट है या सोशल मीडिया पोस्ट है, उसकी तारीख ज़रूर देखें, क्योंकि अक्सर जो है 5 साल पुरानी खबर इस तरह फैलाई जाती है जैसे कि कल परसों ही हुआ है और लोग एकदम से दोबारा से गुस्सा हो जाते हैं किसी पुरानी बात पे। तीसरी बात यह है कि आप हेडलाइन को देखें, तो अक्सर जो है खबरों में हेडलाइन एक होती है और जो खबर है और डिटेल है वो मुख्तलिफ किस्म की होती है। तो इसमें हमें देखना चाहिए कि ये हेडलाइन इसलिए तो नहीं बनाई गई कि हम इस पर क्लिक करें और शेयर करें और बीच में जब खबर पढ़ें तो कुछ और लिखा होता है। और चौथी बात ये है कि अक्सर जो डॉजी जर्नलिज्म होता है या जो गलत खबरें होती हैं उसमें लैंग्वेज जो है, ग्रामर, पंक्चुएशन, वो जो है कोई ठीक नहीं होती अक्सर, तो उसको भी देख के आपको चेक करें कि किसने लिखा है और किस तरह से लिखा हुआ है। और आखिरी ये कि अक्सर लोग जो है जो तंजिया खबरें होती हैं जिस पे तंज किया जा रहा होता है उसको इस तरह शेयर करते हैं जैसे कि असली खबर है, तो इसको भी ज़रा मद्देनज़र रखना चाहिए और देखना चाहिए। तो उसके बाद फिर हम वेरीफाई करें। आखिरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो यही है कि कोई इन्फॉर्मेशन आप देखें और आपको लगे कि अच्छा ये तो काफ़ी अनबिलीवेबल सी बात है, तो आप उसको गूगल करें, उसको टेस्ट करें, उसको सर्च करें। और दूसरा ये कि अभी अक्सर सियासी जमातें और जर्नलिस्ट वगैरह सारे सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, तो उनका जो असली अकाउंट है उस पर जाके देखें कि वो क्या कह रहे हैं, क्या सच में ऐसे हुआ है या नहीं। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिससे आप जो है सोशल मीडिया पे रिलायबल न्यूज़ एक्सेस कर। उसामा, आप हमें ये भी बताएं कि हमने कोविड के दिनों में देखा ऐसे देसी टोटके कोविड के लिए निकले कि पाकिस्तानियों ने फॉलो करना शुरू कर दिया, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और वेंटिलेटर तक वो लोग चले गए। इस तरह की खबरें जो लोगों की जान तक ले सकती हैं, किसी के बारे में ये कह देना कि इसने तौहीन की है, इसने ये मामला किया है या ऐसा सियासी तौर पर मामला किया कि उसकी जान ली जा सकती है, तो इसके लिए कवानीन भी तो होने चाहिए। क्या हम सिर्फ उस चीज़ को, उस खबर को रिपोर्ट कर दें, वो उसी वेबसाइट के पास वापस चली जाए, या फिर साइबर कवानीन मौजूद है, हम रिपोर्ट कर सकते हैं और कानूनी कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल, इस तरह बातें हैं जिनमें लोगों की जान को ख़तरा हो सकता है, उनको आप बिल्कुल रिपोर्ट कर सकते हैं। और साइबर कवानीन भी ये कहते हैं खासकर किसी के जो है गलत तरीके से किसी की तस्वीरें या वीडियो बनाना और उनको शेयर करना, ये सेक्शन 21 है पीका का जिसके तहत ये इल्लीगल है। और इसके अलावा जो अफवाहें हैं फैलाना, तो वो भी डेफेमेशन ऑर्डिनेंस उसके लिए मौजूद है जिसमें लोग अक्सर उसको इस्तेमाल करते हैं जब गलत ख़बरें किसी के बारे में जो है शाया होके शेयर होती हैं। तो कवानीन का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इसके अलावा इसमें ये भी मसला आ जाता है, तो फिर अक्सर जो है जो सच्ची खबर होगी वो भी किसी के बारे में अगर हो और वो कहते हैं कि अच्छा मेरे बारे में खबर नहीं होनी चाहिए, तो फिर उन कवानीन का वो गलत तौर से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हुकूमत और इदारों की तरफ से भी पूरी दुनिया में हमने देखा है कि प्रोपेगेंडा हुकूमत की तरफ से भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर इस तरह के कवानीन आ जाएँ तो फिर लोगों को खामोश करने के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस वजह से इन कवानीन को एहतियात से इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन इसके बारे में पूरी दुनिया में स्ट्रगल तो बहुत हो रही है। अभी पिछले दिन हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में फेसबुक ने अपने सारे
न्यूज़ पेजेस जो है वो ऑफ कर दिए थे कि वो उनमें से शेयर मांग रहे थे मार्केटिंग का कि हमें भी पैसे मिलने चाहिए। तो गवर्नमेंट्स एंड कंट्रीज इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा विजिलेंट तो होते जा रहे हैं। और अभी पिछले दिनों पाकिस्तान के हवाले से डिसइंफो लैब ने एक बहुत बड़ी डिस्कवरी की कि किस तरह से एक पूरी प्रोपेगेंडा मुहिम जो है वो अगेंस्ट कंट्री, उसकी सॉवरेनिटी, उसके इमेज के खिलाफ जो है वो चलाई गई। तो इस तरह के मामलों की रोकथाम के लिए फिर क्या किया जा सकता है और कैसे इंसान जो है वो इसमें कंट्रीब्यूट करे कि वो किसी ऐसे नेटवर्क का अननोइंगली हिस्सा ना बन जाए जो कि मिसयूज़ किया जा रहा हो। बिल्कुल, और ये EU डिसइंफो लैब की जो रिपोर्ट है जिसमें हमें मालूम हुआ कि इंडिया के काफ़ी सोफिस्टिकेटेड कैंपेन चली है, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ एक फ़ायदेमंद बात है कि एक्सपोज हुआ है, क्योंकि सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान इसको आगे एविडेंस दे सकता है कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कितना ज़्यादा प्रोपेगेंडा किस तरीके से हुआ है। और मेरे ख्याल से जो यूरोपियन पार्लियामेंट है उस पर इस पर तशवीश जो है फर्दर भी बहुत ज़्यादा हुई है, तो इसका ये इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि जो सोशल मीडिया सार्फिन है उनको भी ये एहतियात करनी चाहिए कि वो हर कैंपेन का जो है इस तरह हिस्सा ना बन जाए तस्दीक किए बगैर। तो जिन लोगों को आप रिलायबल भी समझते हैं उनकी भी हर बात पे आप फौरी तौर पे जो है यकीन ना रखा करें, अपने आप से खुद वेरीफाई करें। बिल्कुल ठीक है, खुद वेरीफाई करें और वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। उसामा खिलजी साहब, बहुत शुक्रिया आपका सबसे पान का। आप हिस्सा बने इस्लामिक कंटेंट के हवाले से भी, अकवाल जो होते हैं, हदीस होती हैं, उनको वेरीफाई किया करें। बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही होती हैं। बिल्कुल सही। टाइम फॉर ब्रेक के बाद मिलते हैं। सुबह सवेरे